नमस्ते बच्चों। हमारा आज का पाठ है अभिव्यक्ति और माध्यम से पाठ 16 कोश एक परिचय। आप जानते हैं कि कोश क्या होता है। कोश का असली नाम है, असली अर्थ है खजाना। तो इस पाठ के दौरान हम पढ़ेंगे शब्दकोश, विश्वकोश, साहित्य कोश और इसके संदर्भ में अन्य कोश जो कि इस पाठ में आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ में कि कुछ पढ़ते समय जब किसी शब्द का अर्थ या उसके संदर्भ आपके जेहन में यानी आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं होता तो हम क्या करते हैं। जाहिर है जब हमें किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता तो हम कहाँ भागते हैं। हम भागते हैं शब्दकोश की ओर। शब्दकोश जिसे अंग्रेज़ी में डिक्शनरी भी कहा जाता है। इसी तरह से चंद्रिका भी कभी एक कहानी पढ़ रही थी तो उसके सामने एक ऐसा शब्द आया। जानते हैं उसकी ये समस्या कैसे हल हुई। पढ़ते पढ़ते चंद्रिका को ऐसा लगा जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए दांतों के बीच अचानक कोई कंकर आ फंसा हो। सारा मज़ा किरकिरा हो गया। कई बार हम कहानियाँ पढ़ते हैं ना, कहानियाँ पढ़ते पढ़ते कोई मुश्किल शब्द आ जाता है जिसका अर्थ हमें क्लियर नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई रुकावट आ गई हो। यही बात चंद्रिका के साथ हुई। चंद्रिका गर्मियों की छुट्टियों के दौरान घर में लेटी हुई किसी और ही दुनिया की सैर कर रही थी, लेकिन अचानक वहाँ से वापस लौटना पड़ा समस्या के समाधान के लिए। समाधान क्या? जब वो कहानी पढ़ रही थी मुश्किल शब्द आया। जब उसका अर्थ नहीं मालूम हुआ तो वह लता दीदी के कमरे की ओर भागी, लेकिन वह भी कहीं बाहर गई हुई थी। चंद्रिका के लिए अब कोई और चारा नहीं था। जिस उपन्यास, जिस कहानी के काल्पनिक जगत का वह आनंद ले रही थी, अब उसे आगे पढ़ने से पहले उस कंकर का अर्थ यानी कि उस मुश्किल शब्द का अर्थ चाहिए था और इसे सुलझाने के लिए वो प्रयत्नरत थी। तो वो साहस बटोर कर एकदम से उसने जैसे साहस बटोर कर लता दीदी से पूछने का साहस किया तो एक परी ने उसे संभाल लिया। परी आ गई और उसने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या सुलझा सकती हूँ। साहस बटोरकर उसने परी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? मैं चंद्रिका हूँ, शब्दलोक से आई हूँ। मगर चंद्रिका तो मेरा नाम है। हाँ, मैंने ही तुम्हें अपना नाम उधार दिया है, उस परी ने कहा। घबराना मत, मैं इस बात की कोई फीस या किराया नहीं लेती। शब्द परी चंद्रिका हंसते हुए परिहास यानी कि मजाक के स्वर में बोली, और हाँ, मैं तुम्हारी समस्या भी सुलझा सकती हूँ। शब्द क्या था? विदग्ध, यानी कि उपन्यास पढ़ते हुए चंद्रिका को विदग्ध शब्द का अर्थ नहीं मिल रहा था। विदग्ध भी मेरे लोक में ही रहता है, शब्द परी ने कहा। बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ तुम्हारी दोस्ती करा दूंगी। इसके बाद वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, अर्थात कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जिसका अर्थ तुम्हें नहीं आता होगा और तुम्हारी कहानी पढ़ने में खलल पड़ेगी। चंद्रिका ने शब्द परी से कहा, मगर तुम्हारे लोक के जो दूसरे निवासी हैं वे तो मुझे परेशान करते ही रहेंगे। तब शब्द परी ने कहा, मैं तुम्हें अपने लोक के सारे रहस्य समझा दूंगी। कहने का अभिप्राय ये है कि शब्द परी उसे चंद्रिका को कहती है कि जो शब्दकोश होता है उसके क्या नियम होते हैं, तो ये सारे नियम ही यदि मैं तुम्हें समझा दूंगी तो फिर तुम्हें कोई कठिनाई ही नहीं होगी। मेरे लोक के समस्त निवासी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। यहाँ समस्त निवासी समस्त शब्दों को कहा गया है। चलो, मैं तुम्हें अपने लोक में ले चलती हूँ। तो चंद्रिका बोली, मैं चलूँगी कैसे? मेरे पास तो पंख ही नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फूलों का रथ लेकर आई हूँ। चलो चलते हैं। चंद्रिका अपनी हम नाम यानी उसका नाम भी चंद्रिका था, शब्द परी के साथ फूलों के रथ पर कुछ समय के तक उड़ती रही। अब फूलों का रथ एक विशाल नगर के ऊपर था। चंद्रिका ने रथ से नीचे देखा। नगर की विशेषता थी कि इसमें एक अत्यंत प्रशस्त
साफ सुथरा और प्रशस्त प्रशंसनीय राजमार्ग था। सारे भवन इस राजमार्ग के एक ही तरफ पंक्तिबद्ध रूप से निर्मित थे। राजमार्ग के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था। कहने का अभिप्राय, जो शब्दकोश उसने दिखाया, एक तरफ सारे के सारे भवन एक तरफ एक पंक्ति के रूप में नियम में बंधे हुए थे। तब शब्द परी ने कहा कि हमारे लोक में नागरिकों को शब्द कहा जाता है। यह एक आदर्श लोकतंत्र है और यहाँ सभी शब्द समान होते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं। यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था है, किसी राजा या शासक की आवश्यकता ही नहीं होती। तो उसने पूछा, कौन सा शब्द इस राजमार्ग के किनारे कहाँ रहेगा? इस बात का कोई विवाद नहीं होता क्या? कोई झगड़ा नहीं होता? शब्द परी बोली, हमने इसके लिए नियम निर्धारित कर दिए। हर शब्द अनुशासन का पक्का है। बिना किसी बल प्रयोग के वह अपनी जगह खुद ही ले लेता है। जब कोई नया शब्द आता है तो दूसरे शब्द इधर उधर होकर स्वयं ही उसकी जगह बना देते हैं और उसे कोई प्रवेश की अनुमति भी नहीं लेनी पड़ती। नागरिकता तो दूर की बात है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम आगे पढ़ेंगे ना कि शब्दकोश में शब्द को देखा कैसे जाता है, तो उसमें जिस तरह से स्वर और व्यंजन के नियमानुसार देखे जाते हैं, ये वही बात की भूमिका पहले बांधी जा रही है। हमारे लोक की नागरिकता एक बहुत बड़ा सम्मान है। इसके लिए शब्दों को लंबे समय तक कोशिश करनी होती है। रथ नीचे उतरा और शब्द लोक के प्रवेश द्वार से होता हुआ राजमार्ग पर धीरे धीरे चलने लगा। चंद्रिका ने पूछा, शब्द परी, तुम्हारे लोक की आबादी क्या होगी? अभी तो हमारे लोक की आबादी लगभग 5 लाख है। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि उस शब्दकोश में अभी तक 5 लाख शब्दों के ही अर्थ थे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हमारे लोक में नए शब्द भी जुड़ते रहते हैं। शब्द परी ने कहा, जिस प्रकार तुम्हारी पृथ्वी पर नए नगरों को योजनाबद्ध ढंग से खंडों और उपखंडों में बांटा जाता है। खंड और उपखंड क्या होती हैं? वार्ड नंबर, मोहल्ला नंबर, मकान नंबर। इस तरह से हर मकान को जैसे एक संख्या प्रदान की जाती है, हमारे लोक को भी पहले खंडों में बांटा गया है। उस खंड को, हर शब्द के भवन को हमारे नियम के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित किया गया है। जैसे पहले मोहल्लों में बांटा जाता है या वार्ड्स में बांटा जाता है, वो हो जाता है स्वर और व्यंजन के वर्ग, और उसके बाद जब उनको वर्ण व्यवस्थित किए जाते हैं, यानी कि व्यंजन व्यवस्थित किए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है भवन। चंद्रिका का अगला सवाल था, वहाँ खंडों का नामकरण कैसे किया जाता है? तो उसने कहा, यहाँ खंडों के नाम वर्णमाला के अक्षरों पर रखे जाते हैं। सबसे पहले जैसे क से व्यंजन शुरू होते हैं, क से लेकर ञ तक क्या हो जाता है? क खंड, च खंड, प खंड, त खंड। इस तरह से खंडों का क्रम भी वर्णमाला के अक्षरों के क्रमानुसार होता है। बच्चों, जैसे आपने पहले ही छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो वर्ग होते हैं वो 5 होते हैं, जैसे वर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। इसी तरह से ये वर्णमाला के क्रम भी होते हैं और इसमें केवल 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं। तो वो पूछती है, ये क्या? पहला अंतर तो यह है कि हिंदी वर्णमाला अ से शुरू होती है, यानी कि स्वरों से शुरू होती है, मगर इस लोक का पहला खंड अ खंड है। इसके बाद अ खंड, आ खंड, ई खंड अर्थात वर्णमाला के क्रमानुसार ही आते हैं। और उसने पूछा, दूसरा अंतर? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, ज्य और श्र वर्णमाला के अंत में आते हैं, लेकिन हमारे लोक में ये उन वर्णों के अंत्याक्षर में आते हैं। यानी जो वर्ग होता है, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, तो इनको हम क्या करते हैं? इनका वर्ण विच्छेद करके इनके जो अंतिम अक्षर होते हैं, किसी भी वर्ग का अंतिम अक्षर होता है, वही लगा देते हैं। बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई, चंद्रिका ने भोलेपन से कहा। सब समझ जाओगी, बस इस मार्ग पर मेरे साथ चलती चलो। क्योंकि अब तक उसने ये बता दिया था कि
जो पहले जो वर्णमाला होती है, पहले उसने बताया कि क खंड, च खंड, ट खंड से आती हैं, और वर्णमाला जो है वो अ खंड से शुरू होती है, क्योंकि हमारे स्वर अ खंड से शुरू होते हैं। और इसके बाद संयुक्त अक्षर के बारे में बताया। तो बच्चों, आप आज के दिन तक यहाँ तक अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से पढ़िए और उस पर मनन कीजिए, और उसकी अगली वीडियो में हम अगला पढ़ेंगे बचा हुआ पाठ। और उसके पश्चात हम देखेंगे कि शब्दकोश में से शब्दों के अर्थ, हिंदी शब्दकोश में से शब्दों के अर्थ किस तरह से देखे जाते हैं और किस तरह से उन्हें क्रमानुसार लगाया जा सकता है। धन्यवाद।